नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। कल की छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, 2024 में मिलके लिखेंगे एक नई कहानी। कुछ इसी अंदाज में समूचा विपक्ष कह रहा है कि पुरानी सभी बातें छोड़ दो और साथ आ जाओ, क्योंकि मोदी को हराना है। गठबंधन की मीटिंग का नया डेस्टिनेशन बना है बिहार और बिहार की राजधानी पटना, जहां 23 जून को ममता भी होंगी, राहुल भी होंगे, शरद राव पवार भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, नीतीश बाबू भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे और अखिलेश यादव भी होंगे। और यहीं से मोदी वर्सेस ऑल का संदेश दिया जाएगा। केजरीवाल के लिए यह मौका एक तीर से दो शिकार वाला होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी विरोध का मोर्चा है तो दूसरी तरफ वो ऑर्डिनेंस वाला दुख दर्द बांट लेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में एक दूसरे को खुलकर कोसने वाले लेफ्ट और ममता बनर्जी एक मंच पे होंगे। यूपी में कांग्रेस बनाम अखिलेश, तो दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस है, लेकिन पटना में हम साथ साथ है कि फिल्म बनाई जाएगी। संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का फॉर्मूला खोजा जाएगा। तो सवाल यही है कि अगर सब साथ आएंगे तो क्या मोदी हार जाएंगे? आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी विषय के ऊपर। 2024 की हुंकार, क्या गठबंधन से हो जाएगा बेड़ा पार? आज का आर पार व्यूअर्स जोरदार होगा, जबरदस्त होगा। विपक्षी एकता का नया मंच तैयार हो रहा है। तारीख होगी 23 जून। स्थान होगा बिहार की राजधानी पटना, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव और सीताराम जैसे दिग्गज विपक्षी नेता 2024 में साथ मिलकर मोदी को मात देने का फार्मूला खोजेंगे। जेपी आंदोलन की भी जो शुरुआत हुई थी, यही से हुई थी। ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं। वो जहां एकत्रित होने वाले हैं, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे। लेकिन इस सियासी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू देखिए। बंगाल में एक दूसरे को खुलकर कोसने वाले लेफ्ट और ममता बनर्जी एक मंच पर होंगे। यूपी में कांग्रेस बनाम अखिलेश, तो दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस है। लेकिन पटना में सब एक साथ होने के इरादे से जुट रहे हैं। किसी भी कीमत के ऊपर ऐसे व्यक्ति को जो कि देश के हित में नहीं सोचता है, खालिस्तानी समर्थकों के साथ में बात करता है, हर जगह के ऊपर लोगों का यह मानना है कि ऐसी पार्टी के ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता जिसने कि हमारे नेता राजीव गांधी के खिलाफ रेजोल्यूशन जिसने पास किया हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है। कर्नाटक से बंगाल तक कभी कांग्रेस, कभी केजरीवाल, तो कभी केसीआर कई बार एकजुट विपक्ष का फार्मूला खोजने में नाकाम रह चुके हैं। तो सवाल है कि क्या इस बार एकता के सूत्रधार बने नीतीश कुमार ये कुनबा जोड़ पाएंगे? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 2024 में बीजेपी की चुनौती का विश्लेषण आपको दिखाते हैं। मैं आपको पूरब से पश्चिम और फिर दक्षिण और फिर उत्तर लेके जाऊंगा। आज ये भारत का मैप है और पहले पूरब की चुनौती पे नजर डाल देते हैं। बंगाल बिहार में जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस टीएमसी की तिकड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम के अंदर गुजरात में बीजेपी का बहुत मजबूत किला है, लेकिन महाराष्ट्र में जो एमवी है यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वो अगर एकजुट रहती है तो विपक्ष एक बड़ी चुनौती दे सकता है। यानी महाराष्ट्र बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सीटें लाना कठिन हो सकता है, लेकिन गुजरात मजबूत कड़ी है। उत्तर में चुनौती यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में अच्छी स्थिति है, लेकिन पंजाब में सियासी हैसियत बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन उत्तर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर नजर आता है।
सुदृढ़ और मजबूत नजर आता है। दक्षिण की मैं बात कर लेता हूं। साउथ में इकलौता किला कर्नाटक ढह चुका है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी एक बड़ी चुनौती है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक के अंदर पिछली बार सरकार विपक्ष की बनी थी, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा आई थी। यह भी बात बहुत सही है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर जाएंगे तो वो बीजेपी का मजबूत किला है। लेकिन बड़ा सवाल अब क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की मोर्चेबंदी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन पहले राउंड में मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही अनुराग भदौरिया हैं। आप दोनों का अभिनंदन है, आप दोनों उधर खड़े हुए। और मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, ये बड़ा सवाल ही सबसे पहले शहजाद पूनावाला, क्या विपक्ष की मोर्चाबंदी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, वैसे तो ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस भूमि पर संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी और कांग्रेस के आपातकाल के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए थे, आज वो संपूर्ण भ्रांति की एक भूमि बनेगी और वहां पर आपातकाल की जननी के साथ वो बैठेंगे। तो मुझे लगता है ये विडंबना तो है ही, परंतु ये तो 2 कांग्रेस के मारे हालात के सहारे एक दूसरे के बन रहे हैं, एक दूसरे के नाव में आ रहे हैं। ये तो हमारे खिलाफ ही नहीं है, ये तो कांग्रेस के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि ये तो तस्वीर चल रही है, आपको चिंता में तो नहीं डाल रही? हमें तो कोई चिंता नहीं, हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि विपक्षियों का एक होना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस से तुमसे ना हो पाएगा। वरना मुझे बताइए कि आज जिसकी मुलाकात के संदर्भ में हो रहा है, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी को क्या क्या नहीं कहते थे। और आज जब कर्नाटका में उनको 1% से भी कम वोट मिला है, वो विकल्प नहीं बनकर उभरे हैं, जो अखिलेश यादव जी तो लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो ये दोनों लोग कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। ऐसा लग रहा है कि आप एक सपना देख रहे हैं और आपको उम्मीद है कि 2024 में वो सपना पूरा हो पाएगा, जो 2017 में नहीं पूरा हो पाया, 2019 में नहीं हो पाया, 2022 में भी नहीं हो पाया। आपने सबको जमा के देख लिया। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था क्या? देखिए, इससे बड़ा कोई गठबंधन हो सकता था? आपने रालोद को भी साथ ले लिया, यानी आरएलडी को भी साथ ले लिया। सपना वो देखते हैं जो 1970, 1977, 80 की बात करें। हम लोग तो सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत में है। हकीकत में वही होगा। क्या है हकीकत यही है कि जनता ने इस बार मन बना लिया। ये जनता का मुद्दे पे तो चर्चा, इनको लाने का जनता ने विपक्ष में, क्यों हमारे पास अखिलेश जी हैं, विपक्ष में ही है। हाँ, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो हम हैं ही, इसमें पूछने की बात क्या बात है? भाई सरकार, अरे भैया, सरकार ना हो तो क्या हम विपक्ष में नेता है वहां पे? भाई नंबर 2 की पार्टी है अभी। दूसरी बात, हम समाजवादी लोग हमेशा देश के हित की बात करते हैं, हमें राष्ट्र को बनाने की जरूरत है। राष्ट्र के मुद्दों पे बात हो रही है और विपक्ष आके सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों के पे एक साथ आया है। हमने कहा ना, हमारे देश में हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा मनभेद किसी से नहीं है। जहां राष्ट्र की बात आएगी हम एक साथ खड़े हैं। राष्ट्र के लिए हम एक साथ। 30 सेकंड। अभी जिनसे ये मिले हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 370 के हटने का समर्थन किया, क्या ये उसके समर्थन में? बताइए जी। देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं बोल रहा हूं ना, बात ये उठता है कि जो सरकार निर्णय पार्लियामेंट की तरफ से होता है, हम वो लोग हैं जो हमेशा संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अब अपनी तरफ सवाल बड़ा डायरेक्ट है, जवाब भी डायरेक्ट होना चाहिए। 370 पार्लियामेंट से पास हुआ है भाई, जब पार्लियामेंट से पास हुआ है तो हमारी तो साथ है ना, मतलब जिम्मेदारी। देखो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे पार्लियामेंट से जो बिल पास हो गया उसका सम्मान करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं? जब उसी पार्लियामेंट की उद्घाटन की बात होती है तो आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं। 5 सेकंड। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है जी। 3 तलाक का कानून भी उसी पार्लियामेंट से हुआ है। तो ये बताइए, कौन नहीं सम्मान करता है पार्लियामेंट के फैसले का? लेकिन किसान का बिल जब हम लेके आते हैं तो शफीकुर रहमान बिल पे बात होती है तो आप चर्चा नहीं कराना चाहते, बाद में किसान के बिल को वापस करते हो। आपके सांसद कहते हैं शरिया में बदलाव कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना आपसे, जो बात आपने पूछी है, तो सांसद की बात की हैसियत नहीं है। उनकी बात अभी हमने सांसद की बात की हैसियत नहीं है। नहीं, एक्चुअल शब्द क्या है वो शब्द मैंने सुना नहीं। 3 साल हो गए शब्द है, हम बोल रहे हैं ना, हमने बोला पार्लियामेंट से मेरे पास पास हो जाता। हाँ, तो सुना दीजिएगा। जो पार्लियामेंट ये आईपैड लेके, ये पैड अपना लेके बोलते हैं। आईपैड इसलिए कहते हैं प्रवक्ता हैं, तो आईपैड काहे लेके चलते हो आप? ऐसे ही बोल दिया करो ना, प्रवक्ता का काम है, पूछो और जवाब दिया। अब हर बात में गूगल आईपैड करना है तो फिर काहे को बोलना है भाई? होता है डेटा भी हो। लेकिन मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करता हूं। मेरे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शुभराष्ट्रा है, राधिका खेड़ा है, मृत्युंजय तिवारी है। मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और आप तमाम 2 लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरा सवाल, राधिका खेड़ा, सब साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे,
ये सपना आप देख रहे हैं, क्योंकि जयशंकर कह रहे हैं कि देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। स्मृति ईरानी कह रही है कि एक तरफ कोयला चोर है, दूसरी तरफ चारा चोर है। तो कौन सा पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या है ना अमीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है मैडम जी। तकलीफ ये है कि जयशंकर जी हो या स्मृति ईरानी जी हो, इनको 24 घंटे सिर्फ राहुल जी दिखाई देते हैं। सपने में भी इनको राहुल गांधी जी दिखाई देते हैं। जो मुद्दे हैं, मुझे बताइए स्मृति जी, एक शब्द बोली हमारी रेसलर्स बेटी क्यों ले? एक शब्द नहीं बोली। कहीं पर भी बलात्कार होता है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना होती है, बोलती है? नहीं बोलती। जो उनका कार्य है महिला बाल विकास मंत्री होके, महिलाओं के फेवर में एक शब्द नहीं बोलती। 24 घंटे राहुल गांधी जी जाप करती है। यही हाल जयशंकर जी का भी हो रहा है। अपने काम से काम पे ध्यान कोई नहीं देगा। आपको क्यों लग रहा है? सिंपल सा है। आपको क्यों लग रहा है? आपको मैडम आपको क्यों लग रहा है? अभी आपने बोला कि ये लोग जाप कर रहे हैं, राहुल का जाप क्यों कर रहे हैं ये लोग आपके अनुसार? क्योंकि राहुल ये जी ने जानते ऐसा हैं क्या कि कर एक ही दिया? आदमी है जो पूरे देश में अगर किसी ने इतनी लंबी यात्रा करी है पैदल और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है, जो शुरुआत हो गई है कर्नाटका से, और कर्नाटका में दुकान खुलने का ऐसा नतीजा आया कि सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का साउथ इंडिया में। ये बात करते थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। फिलहाल तो दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी की नफरत से मुक्त हो चुका है। अभी फिलहाल साउथ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन खोरी की सरकार से मुक्त हो चुका है। तो इनको तकलीफ तो है, क्योंकि ये इंसान जो राहुल गांधी जी हैं, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और सच से तो देखिए झूठ डरता ही है। राहुल गांधी से आप लोग डर रहे हैं, शहजाद पूनावाला, और वो कह रहे हैं कि आजकल सबको सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं और इसीलिए जाप हो रहा है राहुल गांधी के नाम का। देखिए, ऐसा है कि जिनको परिवारवाद का मोतियाबिंद हो और जो आपातकाल की उपज हो, उनको लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब विदेश के जो अखबारों को मानते हैं, जब विदेश की धरती से भी बयान आ चुका है, ना वो लोकतंत्र को जीवंत पाते हैं। हम राहुल गांधी का कोई जाप नहीं पढ़ते हैं, परंतु बताइए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र की संस्थाएं जीवंत नहीं है, तो हिमाचल और कर्नाटका, जिसका उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि मोहब्बत की दुकानें खुल गई है, तो वहां पर कैसे जीते? और फिर जो कहते हैं कि पवन खेड़ा को राहत मिले तो न्याय प्रणाली ठीक है, परंतु राहुल गांधी अगर ओबीसी विरोधी बयान देने के लिए दोषी पाए जाए तो न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। तो ये कौन सा सम्मान? वो कह रहे कर्नाटक में दुकान आपकी बंद करवा दी राहुल गांधी ने। ऐसा है, कर्नाटका में कितनी दुकानें बंद हुई है और चालू हुई है। सिर्फ कर्नाटक नहीं, दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है नफरत। देखिए, ऐसा है कि मैं तो केवल इतना कहूंगा कि मोहब्बत कोई दुकान में वस्तु खरीदने वाली चीज नहीं है। ये कोई बैंकॉक में मिलने वाला आइटम थोड़ी है कि आप उधर जाकर खरीद लोगे। ये तो एक भाव होता है, और अगर भाव होता है, नहीं आप क्यों इतना बुरा मान रही है? आप क्यों इतना बुरा मान रही है? नहीं, ऐसा बुरा क्यों इनको क्यों लगा? इनको इतना बुरा क्यों लगा इस चीज के बारे में विशेष करके? एनीवेज, मुझे लगता है अमित जी, मुझे लगता है कि मैं अपने बातों को भारतीय जनता पार्टी का हताश और निराश प्रवक्ता जो पुनौती है, एक करके मैं तो बीच में 5 सेकंड में आप कंप्लीट करिए। दिन रात का पहले तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में पुदुचेरी में हमारी सरकार है, पर उन्होंने पुदुचेरी को ही इरेज कर दिया, और इसी प्रकार से अपनी मेमोरी से भी इरेज करते हैं। फुल स्टेट में आपकी गवर्नमेंट नहीं है। पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, वहां पर तो केंद्र शासित, वहां की जनता जो वोट करती है उनका कोई मतलब फुल सरकार नहीं है। एनीवेज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 6 चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें से 4 हम जीते हैं, 2 ये जीते हैं। बताइए कि कहां पर? ठीक है, जवाब। ओके, राधिका, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि अगर चुनावों की बैलेंस शीट देखेंगे तो ज्यादा चुनाव हम जीते हैं, और आप इनको हताश और निराश बता रही हैं। मजा आता है जब भारतीय जनता पार्टी की पुनौती ऐसे बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें करी थी इस पुनौती ने कि हम हिमाचल प्रदेश जीत रहे हैं। क्या हुआ? जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हिमाचल से आते हैं, सुपड़ा साफ हो गया। फिर उन्होंने, शहजाद जी ने बड़ी बात करी थी। पनौती साहब ने कहा था हम कर्नाटक जीत रहे हैं, आके रोज बजरंग बली जी के बारे में बोलते थे, जय बजरंग बली जी कहते थे। क्या हुआ? गदा चला और यहां से सुपड़ा साफ हो गया। और दिल्ली में इनको, ये पनौती साहब को वो भी मिली थी जिम्मेदारी, एमसीडी में भी सुपड़ा साफ हो गया। क्या बचा पा रहे हैं आप? क्या बचा पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप बोलते रहिए और इसी तरीके से देश की जनता आपका सुपड़ा साफ करती रहेगी। क्योंकि फिर बोलूंगी अमीश जी, ये देश इकट्ठा हो चुका है बढ़ती नफरत के खिलाफ, बढ़ती 40% कमीशन खोरी के खिलाफ, और जिस तरीके से भाई को भाई से बांटने का, धर्म को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश इकट्ठा हो चुका है। और आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि लोकतंत्र भी खतरे में है, और जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला है वो भी सही नहीं है।
मैं आऊंगा उस विषय एक पर। राइट टू रिप्लाई होना चाहिए। 30 सेकंड। हालांकि अगर शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए तो एक हमारी नाराज फूफी ने कहा था कि गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है, परंतु नाराज फूफी ने ऐसी पनौती लगाई कि गुजरात में ऐतिहासिक हार हुई। चलिए, हमने तो 75 वर्ष में हमसे हमारा सबसे ज्यादा वोट शेयर दर्ज किया कर्नाटक में। मैंने नाम किसी का नहीं लिया। अमित जी, मेरे बोलने के हर वक्तव्य में बीच में राधिका मैंने तो इनकी सारी बातें अब नाराज फूफी तापमान ना बढ़ाए ग्रेड का। एक एक करके बात होगी तो एक एक करके बात होगी तो अच्छे से बात हो पाएगी। आप बोलिए 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है, जैसा आज मुझे इनकी दवाई इनको वापस मिलेगी अमीश जी, जिस क्योंकि करेंसी ये में मुझे पे किया जाएगा मैं उसी करेंसी में लौटाऊंगा। अमीश जी, मुझे लगता है अच्छा, कि मेरा निवेदन मानिए एक एक करके पहले आप 20 सेकंड मैं अपनी 20 सेकंड में बात रखता हूं कि नाराज फूफी ने जो कहा था कि गुजरात में तो इस बार हम जीतने वाले हैं, वहां पर ऐतिहासिक हार, जो सीटें उन्होंने 1950 से नहीं जीती है वहां पर भी हार हुई। कर्नाटका में तो 75 वर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने दर्ज किया है, हिमाचल में 0.9% से हारे। परंतु अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र मृतक है, ये कैसे कह सकते हैं जब दोनों जगह पर उनकी जीत हुई, कर्नाटक और हिमाचल में। अब खुद नाराज फूफी बोल रही है, तो बताए कि क्या राहुल गांधी सही है, गलत है? जवाब ले लेंगे। आपने एक ब्लेटेंट अटैक करा है, मैं राधिका खेड़ा से इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी के 3 सांसदों ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है और ये जो सांसद हैं इन तीनों के नाम है पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़। राहुल ने नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है, राहुल गांधी पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 1984 दंगों का भी जिक्र है, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़ ने ये चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है और ये बड़ी चिट्ठी है। सरदार पटेल की अनदेखी का भी आरोप लगाया है और सीधे तौर पे बोला है जो यूएस में राहुल गांधी ने बयान दिया उसमें देश का अपमान करा है। ये कहा है बीजेपी के सांसदों की तल्ख चिट्ठी। राधिका खेड़ा, मेगा मॉल खोला हुआ है आप लोगों ने नफरत का। बीजेपी के 3 सांसदों ने चिट्ठी लिख डाली है, ओपन लेटर टू राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल? ये आपने तीन सांसदों के बारे में बताया, उसमें से एक है परवेश वर्मा, वही ना जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गोरी मारो सालों को और ऐसे ऐसे मुसलमानों को मार दो। आपने भी देखा है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली परवेश वर्मा का कौन सा बयान है गोली मारो सालों फैलाने वाले बयान उन्होंने दिए थे। मैंने उम्मीद किया था कि शहजाद पूनावाला मुसलमानों के लिए खड़े होंगे। अमीश जी, गोली मारो सालों को ये परवेश वर्मा ने कब कहा? वीडियो है अमीश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चलो, परवेश वर्मा ने दूसरा तो बोला था ना, मैंने तो गोली बोला है। मारो सालों को ये अच्छा, परवेश वर्मा ने कहा है, अगर नहीं कहा है तो माफी मांगी। अच्छा, ठीक है, एक जवाब लेते हैं। ओके, वो कह रहे हैं परवेश वर्मा का ये वक्तव्य कहां है? अरे, आप लोगों ने देश से माफी मांगी, अनुराग ठाकुर ने कहा था ना, एक सेकंड, उन्होंने कहा परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा। अमित जी, क्या मैं सही हूं? ये बयान पहले लोगों के लिए तो खड़े हो जाओ, हमारे माननीय सांसद के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए माफी होगी। चिल्लाने दो इनको, चिल्लाने का सवाल नहीं है मैडम, नफरती फूफी बनते बनते चिंटुओं को सही जवाब मिलेंगे। जो तो मुझे बताइएगा, कान भरने का काम करते वो मत बनिए। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आप पेश कीजिए परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा था। पहले ये बयान, ठीक, अब आपने बोला, ओके, वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए। एक राधिका वो कह रहे हैं परवेश वर्मा ने ये बयान कहां दिया, उनके सांसद है, आपने गलत बयानी करी है। शहजाद पूनावाला की स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर कि आपने गलत बयान दिया। मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो अगर सहमत हो तो। मेरा साथ बोलो। अमीश जी, प्ले करिएगा। गोली मारो सालों को ये कहां कहा है? ये बयान उनका ओरिजिनल था। अमीश जी, गोली मारो सालों को उन्होंने कहा। ये परवेश वर्मा जी जैसे माननीय सांसद जिनके पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, उनके विषय में कहा गया। अब वो मुझे स्टेटमेंट प्रोड्यूस करके दिखाए, या तो ये माफी करने के लिए कहते और आप माननीय कहते हैं। अरे, किसी के तो हो जाओ, माननीय सांसद ही है, बताइए कि उन्होंने गोली मारो सालों को कहा। मुसलमान क्या करते हो तुम? मुसलमानों की आवाज भी बनते हो। नफरती चिंटू मत लिखाओ और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। छोड़िए, वापस मुद्दे पे आते हैं। दूसरे दोनों, अब मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों का प्रवक्ता नहीं कर सकता। एक सेकंड, मैं चुनौती देता हूं, यदि ये चुनौती पार करते मैं डिबेट। ठीक है, एक सेकंड, मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक सेकंड, एक करके दोनों बोले। अभी एक सेकंड, देखिए, आप स्टूडियो में बैठे, आप भी राधिका खेड़ा को भी बोलने थे, आप भी बोले। पहले आप 20 सेकंड में अपनी बात को रखिए, लेकिन 20 सेकंड का मतलब है 20 सेकंड।
शार्प 20 सेकंड, उसके बाद ऑडियो डाउन करेगा। राधिका खेड़ा को मैं 20 सेकंड दूंगा, फिर मैं सुब्राष्ट्र और मृत्युंजय तिवारी की बात जा रहा हूं। उन्होंने कहा, परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा है, उसके बाद उन्होंने बयान पलट लिया है, माफी मांगे। और दूसरी बात, मुसलमानों की बड़ी बात कर रही है ना संजय राउत का यह बयान, मुस्लिम के वोटिंग अधिकार वापस ले लिए जाने चाहिए। अब बोलो कि सेकुलरिज्म और मोहब्बत की दुकान में ये संजय राउत को कौन सा विक्रेता बना के रखा है? ठीक है, ओके। राधिका खेड़ा, रिप्लाई टू दिस, शार्प 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड, देन मृत्युंजय तिवारी। ठीक है, और मैंने ये बोला भी था, इनको रिप्ले करके सुना देना अमीश जी। मैंने कहा था शायद इन्होंने ये बयान बोला था, या क्या बोला था, नफरती स्पीच मैं नहीं याद रखती, ये मैंने बोला था। ये नहीं सुन सकते, ठीक है, ओके, आगे कुछ नहीं कर सकती हमारे नेताओं के बारे में बोला जाए। लेकिन दूसरी बात पे आते हैं, पूनम महाजन, राघवेंद्र राठौड़, इनका क्या रह गया है अपना अस्तित्व बनाने के लिए? राज्यवर्धन राठौड़, राघवेंद्र राठौड़ डिजाइनर है, राघवेंद्र राठौड़ डिजाइनर है, राज्यवर्धन राठौड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए, अब हमें याद ही नहीं इनका नाम, तो आप देख लीजिए इनका क्या स्थिति है। आपको बयान याद नहीं, आपको नाम याद नहीं, आपको क्या केवल क्या याद है? कमीशन जितना खाना वो याद है क्या? केवल बढ़िया काम कर रहे होते तो ये मोदी जी की कैबिनेट में होते ना। अब 30 सेकंड दे दीजिए ना, आपने बोला था जवाब दिलवाएंगे। आप 30 सेकंड दीजिए ना, जवाब दे रही है। उनके मुंह में तो शब्द आपके नहीं हो सकते ना। ओके, लेट हर मेक हिज पॉइंट, लेट हर मेक हर पॉइंट। अच्छा, राज्यवर्धन नॉट राघवेंद्र, ठीक है। फिर आई परवेश वर्मा की बात, उन्होंने भी नफरती बयान दिए थे और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जो बार बार यहाँ पे बैठ के इनके प्रवक्ता बोलते हैं, आपकी शो पे कितनी बार अमीश जी ये चिल्लाते हैं कि मैं पसमंदा मुसलमान हूं, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसे बात करते हो। अरे खड़े हो जाते ना अपने मुसलमान भाइयों के लिए। जब कहा जा रहा था, ये बयान दिया जा रहा था परवेश वर्मा के द्वारा, अब ये माननीय हो गए। तो देखिए, ये लोग चाटुकारिता की हर सीमा पार कर चुके हैं। और फिर बोलूंगी, पूनम महाजन, राठौड़ साहब का अस्तित्व रह नहीं गया है, अपना अस्तित्व बनाने के लिए ये कर रहे हैं। और परवेश वर्मा तो जिस तरीके की खुद पर चिट्ठी लिखी है, आप चिट्ठी का जवाब दीजिए। उन लोगों का पार्टी में अस्तित्व है नहीं है, वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन मैं 24 की चुनौती, एक सेकंड, मृत्युंजय तिवारी सर, मृत्युंजय तिवारी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है ये जो बिहार के अंदर आपने गवर्नेंस का एक शानदार मॉडल पेश करा है बीते कुछ वर्षों के अंदर, और जिसका प्राइम एग्जांपल हमने देखा है, एक जीता जागता पुल जो इतना शानदार बना लेकिन वो हवा के झोंके से गिर गया, तो उस मॉडल को दिखाने के लिए सब नेताओं को बुलाया जा रहा है कि 2024 में भी उसी तरह के मॉडल के साथ सरकार बनाई जाएगी? मृत्युंजय जी, देखिए अमीश जी, पहली बात तो यह है जो आपने कहा कि बिहार में शानदार, तो बिहार में भाजपा को भगाया, बिहार को बचाया। और जो पुल गिरने की बात आप कर रहे हैं, ये भाजपा के कारण ही पुल गिरा है। और हम आपको बता रहे हैं, भाजपा को भगा करके बिहार को बचाया। अब देश से बीजेपी भगाओ और देश बचाओ का नारा बुलंद करना है। और बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान 2024 में नहीं खिलेगा दोबारा अब कमल निशान, ये आप जान लीजिए। और बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, वहां रोजगार की भरमार है, अमन है, शांति है, सद्भावना है। और देखिए, पूरे गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान 23 मार्च को तो मैंने तो वही सवाल पूछा। और तो वो पुल, वो जो पुल गिरा था, उसको भी दिखाया जाएगा कि देखिए ये भी एक गवर्नेंस मॉडल है। नहीं, विपक्ष का तो हाउसफुल कर रहे हैं, भाजपा को दिखाया जाएगा। इसके पहले भी यही क्या सत्ता का पुल जोड़ पाएंगे? जब बीजेपी थी, ये एक और लोगों वाला पुल गिर गया, पानी में बह गया था। छपरा का पुल पानी में बह गया था। इस पुल को जोड़ने का मजबूती बीजेपी के राज में, आप कह रहे हैं बीजेपी और नीतीश के राज में पुल पानी में बह गया था, और आपके राज में हवा से गिर गया। लेकिन ये बदकिस्मती तो बिहार के लोगों की है कि ऐसी सरकारें वहां चल रही होगी। और उसी दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। ठीक है, उल्टी गिनती शुरू होगी। सुब्राष्ट्र वो कह रहे हैं दंगा फ्री शासन है। जी मृत्युंजय भाई, यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्र वो कह रहे हैं दंगा फ्री शासन है और सब लोग सब एक साथ आएंगे तो एक गवर्नेंस का मॉडल देखा जाएगा बिहार के अंदर, क्योंकि कोई छोटे मोटे नेता नहीं आ रहे। अरविंद जी आ रहे हैं, पूरा डेस्टिनेशन है वहां पर अखिलेश जी आ रहे हैं, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, शरद राव पवार जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बड़े सारे नाम हैं। अगर मैं कोई मिस कर दूं तो माजरत दीजिएगा मुझे। शुभराष्ट्र अमित जी, अभी भी बिहार में तो पूरा विपक्ष एक साथ है ना। आरजेडी और जेडीयू जो कभी भी एक साथ हो नहीं सकते थे, वो आज साथ हैं।
कौन सा विकास का मॉडल दे दिया? मृत्युंजय जी जरा बताएंगे मुझे। ये कहा जा रहा है कि दंगा फ्री शासन दिया, एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी को मंजूरी मिला। अच्छा, वो अपनी बात रख ले, फिर आप बोलिए। नौकरी कितनी मिली बताए ना, बीजेपी किस शासन में दिया इतने लोगों को नौकरी? एक कैबिनेट में बताए कितने युवाओं को आपने नौकरी दे दी? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, आपने कितने नौजवानों को ऑफर लेटर देकर ज्वाइन करवा दिया और कितने रोजगारों, कितने युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए 1 महीने के काम के भी? ये बताइए। मंजूरी की बात मत कीजिए, तो वैसे तो मैं कह दूंगी कि फलाना एमओयू, इतने करोड़ का एमओयू साइन हो गया इस सरकार के रहते, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हमारी सरकार जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब है तो दीजिए, और नहीं है तो कहिए कि जवाब अभी नहीं है। महीने हुए हैं आपके शासन काल में कितने युवाओं को नौकरी मिली? कितने युवा नौकरी पर 9 से 5 गए और उनके बैंक अकाउंट में, उनके खाते में पैसे आए उनकी मेहनत के? अगर ये डेटा है मृत्युंजय जी तो दे दीजिए, नहीं है तो वो मॉडल तो फेल ही है। हमारे पास पूरा डाटा है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम सारा डाटा दे देते हैं। हम कह रहे हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। फिर कि एक ही कैबिनेट में सुन रही हूँ, आपने कहा मंजूरी दे दी, मैंने कहा कितने युवाओं के अकाउंट में पैसे आए उनकी मेहनत के, ये बताइए। अब आप कह रहे हैं पैसा आ गया तो नौकरी को ये मंजूरी बताइए। मिला, नौकरी का व्यवस्था किया, नौकरी करने वाले को वेतन भी मिलेगा। अच्छा, एक सेकंड मृत्युंजय बाबू, अमित जी, यही है इसी मृत्युंजय बाबू, आपने बोला कि हमने तो देखिए ना यहाँ पर दंगा हो रहा है, अभी दंगा हो रहा था, अभी दंगा हुआ है बिहार के अंदर। एक सेकंड, अभी दंगा हुआ है बिहार के अंदर और आपके नेता इफ्तारी खा रहे थे, ये भी सच्चाई है। पुल गिरा है, गवर्नेंस के 2 मॉडल होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। दोनों में क्या हाल है आपका? एक लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों में क्या हाल है आपका? और किसकी तस्वीर दिखाने के लिए बुला रहे हैं बिहार के अंदर? ये है शासन का इकबाल। दंगा हुआ नहीं, दंगा कराने का प्रयास किया गया अमित जी। और आपके नेता इफ्तारी खा रहे थे। अरे भाई, हम इफ्तारी भी खाते हैं, हम रामायण भी पढ़ते हैं, अजान भी पढ़वाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, बागेश्वर बाबा को धमकाते भी जाते हैं, और बागेश्वर बाबा को धमकाते भी हैं, टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, किसी को नहीं धमकाते हैं। एक आमिष जी, दंगा फ्री शासन देना कब से अचीवमेंट हो गया भाई? कोई एहसान नहीं किया आपने कि बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, ये बोल करके। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में भी दंगा नहीं हुआ था, उन्होंने तो कभी नहीं आकर के कहा नौकरी दे रहे हैं एहसान। लेकिन आज तो आप उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के राह पे चल लेते। जो वादा किया आपके राज में, आप लोगों के राज में क्या स्थिति थी पूरे बिहार की मैं जानती हूँ, मेरे जैसे कई युवा जानते हैं। इसीलिए इस बात को भुनाइए मत कि दंगा फ्री शासन दिया। पहलवानों को नहीं ठगा है। जी मृत्युंजय जी, आप लगातार बोलते हैं जब मैं बोलती हूँ, तो जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती। आप सवाल शालीनता तो रखिए डिबेट में। मुझे पता है कि बिहार में नहीं बोल सकती, पर कम से कम नेशनल टेलीविजन पर तो बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए। आपने क्या कहा था कि हम गुंडाई नहीं करेंगे? ये चुनावी वादा नहीं होता है। थोड़ा सा सुन लीजिए आप। देखिए, अब इस तरह की हम गुंडाई नहीं करेंगे। एक सेकंड 15 सेकंड देन अनुराग जी को बोलना है। वेतन के बदले बेटन दे रहे थे, तिरंगा लेकर गए थे नौकरी मांगने। वेतन के बदले क्या दे रहे थे? बेटन पुलिस का बेटन मिल रहा था। और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिन राज्यों में है उसमें बिहार शामिल है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में 4% और 2% से कम है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि दंगा हम करवा रहे थे साजिश के तहत। तो कितने बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है? एक बार बताइए मृत्युंजय बाबू। जवाब। ये ऐसे ही कोई नफरती बयान का आरोप, अभी तो कह रहे थे दंगा फ्री शासन था। अभी तक तो कह रहे थे दंगा फ्री शासन था, अभी कह रहे थे दंगा हुआ था, कार्रवाई हो रही है। दंगा नहीं हुआ, दंगा कराने का प्रयास किया गया। और यह बिहार में नीतीश तेजस्वी का तो शहजादपुरा वाला जो दिखा रहे हैं, गड़बड़ करेगा, शहजादपुरा वाला जो दिखा रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे? अभी एक एक्स एमएलए बीजेपी भाजपा के थे, उनको भेजा है सलाखों के पीछे। अब ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो सब लोग जाएंगे सलाखों के पीछे।
ज्यादा गड़बड़ करेंगे सब लोग जाएंगे। एक बयान है इनके, एक वाक्य केवल अनवेरिफाइड नहीं है इनके विधायक। एक सेकंड, अनवेरिफाइड कैसे? आप गूगल कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। निहालुद्दीन इनके विधायक है, निहालुद्दीन उसने कहा था मुसलमान बच्चे बम बना सकते हैं, ये उन्होंने जब दंगे हो रहे थे तब कहा था, ये उनका बयान है। मुसलमान बच्चे बम बनाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, ये बयान है निहालुद्दीन। पूनावाला की बात का जवाब, पूनावाला की बात का जवाब। हर बयान में टैबलेट दिखाने लगते हैं भाई। अरे तो तथ्य दिखा रहा हूं, आपकी तरह राधिका ने जैसा झूठा बयान पेल दिया था टेलीविजन पर, वैसे में नहीं पेलता झूठ हो रहा है। टैबलेट वाला डिबेट नहीं हो रहा है, टैबलेट वाला नहीं। आपको टैबलेट देने की जरूरत है, आपको डोज और टॉनिक की भी जरूरत है, आपकी मेमोरी के लिए टॉनिक भी जरूरी है। निहालुद्दीन आपका विधायक है या नहीं है? क्या उसने कहा था कि नहीं कहा था कि विधायक होते उसने कहा था कि मुस्लिम बच्चे सेल्फ डिफेंस में बम बनाते हैं? बोलिए ना, ये टैबलेट और मोबाइल फोन तो कोई बात नहीं, टैबलेट अच्छा सबके पास है। ठीक है, अब देखिए आपके पास कोई टैबलेट तो नहीं है अनुराग बाबू? नहीं कोई मेरे पास हर जगह टैबलेट। एक सेकंड मृत्युंजय बाबू शाद, आप ही के सहयोगी है भाई, रिश्तेदारी भी है आप लोगों की। तो नहीं मैं कोई टैबलेट लेके नहीं आया हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की परेशानी में समझ सकता हूं। इसलिए परेशानी समझ सकता हूं कि जैसे जैसे 23 जून आ रही है, कहते हैं ना कि 23 जून आवत बा, अब बीजेपी के पेट में खलबली मचल बा। अब उनको लग रहा है जैसे जैसे 23 जून में सब विपक्षी दल एक साथ होंगे, वैसे वैसे वो टैबलेट भी निकालेंगे, हाथ पैर भी झटकेंगे। परेशानी है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपको खोलना चाहिए था रोजगार का मॉल, जो आपने नहीं खोला है। तो आपने जो जनता से वादे किए थे आपने पूरे नहीं। अच्छा, राहुल ने कौन सा मॉल खोल रखा है? नहीं वो क्या मॉल, यहाँ कौन सा मॉल खुला हुआ भाई? मैं तो रोजगार प्यार की दुकान खोल के चल रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, प्यार दुकानों में बिकता है क्या? ठीक है, वो उनका मोहब्बत करिए, एक बार बताओ, मोहब्बत करिए कि नहीं करिए आपने कभी जीवन में? अरे मोहब्बत की दुकान मतलब क्या होता है? नहीं करिए कि नहीं करी? अरे हम तो, अच्छा एक बताओ ना, मोहब्बत आपसे भी करते हैं, हम तो मोहब्बत आपसे भी करते हैं, मोहब्बत में जीते हैं। उठ के आ जाता हूँ, आप ऐसी बात करें। हम देखिए, अरे भाई हम तो मोहब्बत में जीते हैं। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मोहब्बत करिए नहीं करिए? बिल्कुल आपसे मोहब्बत है, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करिए ना मोहब्बत? बिल्कुल मोहब्बत करिए ना? बिल्कुल। तो किसी दुकान में खरीद के करी थी क्या? आप देखिए, बात ये कहने का एक मतलब होता है। कहने का एक मतलब होता है। ब्रेक ले रहा हूं, वापस आऊंगा शहजाद आपके पास एक अंतराल के बाद। आर पार में वापस लौट रहे हैं। अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ब्रिटेन में कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशन खोल दिए, लेकिन जैसे इसकी जानकारी वहां की सरकार को मिली, तुरंत पुलिस स्टेशनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। चीन के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गईं, जिसकी कई तस्वीरें पश्चिमी मीडिया में सामने आईं, जिसमें चीन के फुजियन के पिछले हिस्से में दरारें दिखाई दी। और ये दरारें उन हिस्सों में पड़ी जहां से चीन के लड़ाकू विमान उतरते या उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गई हैं, तो ये चीन की नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपने इस फुजियन युद्धपोत की बड़ाई करते नहीं थकता। उसके इस युद्धपोत की लंबाई 300 मीटर जबकि चौड़ाई 78 मीटर है, जो कि अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के बराबर है। यही नहीं, इसमें आधुनिक रडार भी लगाए गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक नजर रख सकते हैं। लेकिन अब इस युद्धपोत में दरारें आने की खबर आई, जो अमेरिका और ताइवान से तनाव के बीच चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इजरायल ने उन 2 लोगों को पकड़ने का दावा किया जिन्होंने सेना की 26,000 गोलियां चुरा ली थी। इजरायल की मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले ही सेना के बेस से ये गोलियां चुराई गईं, जिसके बाद इजरायल की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि इजरायल की सेना के एक बेस में बड़ी आसानी से सेंध लगा दी गई थी। वहां से इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां गायब कर दी गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इजरायल की मीडिया के मुताबिक सेना के बेस से कुल 26,000 गोलियां चुरा ली गई थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलियां चुराने वाले की तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके पास से चुराई गई 26,000 गोलियां भी बरामद कर ली गई। हालांकि इजरायल की सेना के बेस से चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले उसकी सेना के कई जवानों ने ही हथियारों की चोरियों को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 साल के एक लड़के ने पबजी गेम खेलने से रोकने पर फिनाइल पी ली। उसकी मां ने उसे पबजी गेम खेलने से रोका तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने घर में रखी फिनाइल पी ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़के की मां ने बताया कि वो काफी देर तक मोबाइल फोन में पबजी गेम खेल रहा था, जिसके बाद उन्होंने कई बार उसे मना किया, लेकिन जब वो नहीं माना तब उसे डांट दिया गया, जिससे नाराज होकर लड़के ने घर में रखा फिनाइल पी लिया। मम्मी ने पबजी खेलने के लिए मना किया था। फिनाइल पीने के बाद लड़के की हालत बिगड़ने के बाद उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर में हवाई जहाज में एक लड़की के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि 25 साल की उस लड़की ने शराब पी रखी थी और वो एक दूसरे यात्री को परेशान कर रही थी। प्लेन उड़ने ही वाला था, लेकिन लड़की की वजह से उसे वापस एयरपोर्ट गेट पर लाना पड़ा।
और उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि सामने आए वीडियो में दिखा कि वो लड़की अपनी सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसे उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसकी सीट से बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद भी वो टस से मस नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हथकड़ी पहनानी पड़ी। हालांकि गिरफ्तारी के अगले ही दिन उसे जमानत दे दी गई। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमानों का इंतजार है। जेलेंस्की ने बयान जारी कर दावा किया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए कई ताकतवर देशों ने उन्हें यह प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही आखिरी समझौता हो सकता है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले किसी ताकतवर देश के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने हुई G7 की बैठक में भरोसा जताया था कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देंगे और इसके लिए यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन बाइडेन के इस प्रस्ताव पर अब तक मुहर नहीं लगी है, क्योंकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि यूक्रेन को कब और कितने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन लद्दाख से लगने वाले विवादित हिस्से अक्साई चिन में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने पिछले कुछ दिनों में वहां चोरी छिपे तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया, लेकिन उसका ये राज उन सैटेलाइट तस्वीरों से खुल गया जो अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आई। इन तस्वीरों के जरिए ये दावा किया गया कि चीन अक्साई चिन के इलाके में सड़कें, हेलीपैड और बंकर बनाने के काम में जुटा है। अक्साई चिन वो इलाका है जो लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, पर पहले चीन ने वहाँ चोरी छिपे सड़कें बनाई और 1962 में उस इलाके पर कब्जा जमा लिया। और तभी से इस इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। यही वजह है कि चीन जानबूझकर यहाँ अपनी सेना के अड्डे बढ़ा रहा है ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यह आशंका जताई कि हार के डर से पुतिन अपने ही देश पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन रूस में यूक्रेन का समर्थन करने वाले विद्रोहियों का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। असल में यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्राद शहर में कई धमाके हुए हैं, जिसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दावा है कि रूस की लाख कोशिश के बावजूद आए दिन बेलग्राद में धमाके हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आशंका जताई कि पुतिन इस शहर पर ही छोटा परमाणु बम गिरा सकते हैं ताकि यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोहियों का खात्मा किया जा सके। बखमुत में यूक्रेन की फौज के घुसने के वैगनर चीफ के दावे को रूस ने बकवास बताया और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बखमुत अब भी सेना के कब्जे में है, जबकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उनके बखमुत छोड़ने के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा वहां घुस चुकी है। जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने वैगनर ग्रुप के चीफ के इस दावे को बकवास बताया और दावा किया कि बखमुत पर अब भी रूसी सेना का ही कब्जा है। यूक्रेन का यह वही इलाका है जिस पर कई महीनों की जंग के बाद वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया था और बाद में बखमुत को रूसी सेना के हवाले कर दिया था। इसके बाद बखमुत छोड़कर जा चुके वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उत्तर पश्चिमी बखमुत में करीब 3 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन की सेना दोबारा घुस चुकी है और रूस के सैनिक भाग रहे हैं। हालांकि प्रिगोजिन के इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने गलत बता दिया, लेकिन इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। भोपाल में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाकर भी प्रज्ञा ठाकुर एक हिंदू लड़की का मन नहीं बदल पाई। लड़की 30 मई को यूसुफ नाम के लड़के से निकाह करने वाली थी, जिस पर लड़की के परिवार को ऐतराज था। इसलिए परिवार ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मामले में मदद मांगी थी, जिसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने लड़की को समझाया और अपने साथ उसे द केरला स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम के लड़के ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया, इसलिए द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद भी उसका मन नहीं बदला और उसने उस मुस्लिम लड़के यूसुफ से निकाह कर लिया। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। लड़की के परिवार का आरोप है कि यूसुफ और उसके परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बारे में बात करते हुए रो पड़े। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बवाना इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया तो उनका गला भर आया और उनकी आंखें नम हो गईं, जिसके बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया की बहुत याद आ रही है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल स्कूल के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए मनीष सिसोदिया के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी से जेल में बंद है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगी, जबकि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच शांति समझौते को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने साफ कर दिया कि टीटीपी के साथ तभी बातचीत होगी जब उसके लड़ाके पाकिस्तानी फौज के आगे सरेंडर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर महीने में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की सलाह पर टीटीपी के साथ संघर्ष विराम के लिए समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने समझौते की कुछ शर्तें तोड़ दी, जिसके कारण संघर्ष विराम भी खत्म हो गया। पिछले कुछ महीनों से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं।
माना जा रहा है कि बातचीत से पीछे हटने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से टीटीपी के हमले और तेज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने वहां के सुरक्षा बल के 6 जवानों को मारने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक टीटीपी ने घात लगाकर 2 हमले किए, जिनमें पहला हमला पेशावर में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। दावा है कि पेशावर में किए गए इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 6 जवानों की मौत हो गई। पेशावर में हमले के बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के ही डेरा इस्माइल खान जिले में भी पाकिस्तान की फौज के काफिले पर हमला करने का दावा किया, जिसमें 3 गाड़ियों और 1 टैंक को निशाना बनाया गया। खबर है कि टीटीपी के इस हमले में भी पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने अटलांटिक महासागर में 93 दिन तक पानी के अंदर रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्हें एक वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री ने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर। उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी देश की छवि को लगातार बिगाड़ रहे हैं। वो देश में बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन बाहर जाकर वो बोल देते हैं। ये कहना है विदेश में दुष्प्रचार करते हैं राहुल गांधी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा भी हैं, उनका भी रुख करूंगा। सुब्राष्ट्रा, 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात बार बार बीजेपी कह रही है, क्या आपको वाकई लग रहा है राहुल दुष्प्रचार कर रहे हैं? 30 सेकंड सुब्राष्ट्रा। आमिश जी, मैं राहुल जी पे बोलूं उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूं। 23 जून एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि हमारे देश में 24 जून को इमरजेंसी आई थी और जेपी जिन्होंने बिहार से अपनी आवाज बुलंद की थी, उन जेपी पर लाठियां बरसी थी। नानाजी देशमुख ने सफर किया था। यही आरजेडी जो बैठे हुए मृत्युंजय तिवारी, उनसे पूछिए, लालू जी ने स्वयं लाठियां खाई हैं। तो ये लोग 23 और 24 जून को जो पटना में ड्रामा करने जा रहे हैं, उसके पीछे का कोई संदर्भ नहीं याद है इन लोगों को। सत्ता लोलुपता इतनी गहन कैसे हो सकती है कि ये अपने पूर्वजों की, अपने राजनीतिक पुरखों की थाती भूल गए। और मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी से, मुलायम सिंह जी का भी तो इमरजेंसी में कितना बड़ा रोल था। आप लोग सबको शर्म नहीं आ रही कि आप उसी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लागू की? 23 जून की घटना थी। क्योंकि अगर 24 जून को सुनिए, अगर 24 जून को इमरजेंसी आई तो पूरी पटकथा 23 जून को लिखी जा रही है। सुन लीजिए। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है आमिश जी, तो राहुल गांधी जी के सवाल पर आदमी क्या बोले? वो व्यक्ति जब विदेश जाता है तब उसने अपनी भद्द पिटवाई है, देश की भद्द पिटवाई है। जब ये यहां रहते थे, जब ये सांसद थे, तो अब संसद में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के एक तरीके का सवाल नहीं उठाया इन्होंने। देश की इनको बड़ी चिंता होती है, देश की चिंता इतनी होती है। लेकिन बड़ी खबर, बीजेपी के 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। राज्यवर्धन राठौड़, परवेश वर्मा, पूनम महाजन, बीजेपी के नेताओं की राहुल को चिट्ठी है। राहुल ने नफरत का मेगा मॉल खोला है। कांग्रेस के राज में जो दंगे हुए उनको गिनाया गया है, 84 के दंगों का जिक्र हुआ है। सीधा पूनम महाजन मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। पूनम महाजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी की। पूनम महाजन, मेरा सवाल बहुत सीधा है, ये चिट्ठी कांग्रेस कह रही है इसलिए लिखी है क्योंकि बीजेपी को अब सपने में भी राहुल गांधी आते हैं, इस वजह से लिखी गई है ये चिट्ठी। आपके सीधे और सिंपल सवाल को मैं सीधा जवाब देती हूँ और बहुत सरल जवाब देती हूँ। ये जो मोहब्बत की दुकान वाले शेख चिल्ली विचार करते हैं कि वो एक बार सपना देके भारत के प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, ऐसे शेख चिल्ली को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मोहब्बत की दुकान तो आपने खोली नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी और आपकी पहले पीढ़ियां नफरत के सौदागर जरूर बने हैं, जो सिर्फ नफरत का सौदा करते हैं और नफरत से लोगों के साथ राजनीतिक खेल खेलते हैं, उनके जीवन के साथ करते हैं और हर वक्त ये काम करते हैं। लेकिन आप शेख चिल्ली क्यों कह रही हैं राहुल गांधी को, मैं जानना चाहूंगा। जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सपनों का सौदागर वही है जो सपने ऐसे ही देखते रहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोहब्बत की दुकान बोलते वक्त एक बार भी उन्हें ऐसे नहीं लगा कि वो क्या कह रहे हैं। 1948 से लेके आज का जो आप इतिहास देखते हैं, उस इतिहास में आप देखेंगे अहिंसावादी विचारों को और तत्वों को लेके राहुल गांधी जी कहते हैं उनका परिवार, गांधी परिवार विश्वास रखता है। तो क्यों हमारे प्यारे सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई, तो जब अंतिम संस्कार के बाद महाराष्ट्र में हजारों लोगों को नफरत के इन्हीं सौदागरों ने मारा, लेकिन इसका कभी विचार नहीं किया गया और ये सारी बातें दबा के रखी थी। मैं आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बता सकती हूँ। 1950 में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत एक किया,
उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब अंतिम यात्रा थी, तभी क्यों सबको कहा गया कि आपने नहीं जाना चाहिए? तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि राष्ट्रपति या किसी ने जाना नहीं चाहिए? और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रही हूं, ये सारी चीजें तथ्यों के अनुसार कह रही हूं। 1966 में संतों और साधुओं का नरसंहार हुआ। 1984 आप देखिए, 1984 में एक बड़ा पेड़ गिरता है तो पूरी जमीन तो हिलेगी ही, ऐसे कहने वाली इसी आदरणीय नफरत के सौदागर श्री राहुल गांधी जी के पिताजी ने, मैं सम्मान पूर्वक कहती कि उन्होंने ये कहा था, जब आप हर वक्त नफरत फैला के राजनीति कर रहे हैं और आपके लिए राजनीति परिवार और परिवार राजनीति इसी विचारों के साथ जाते हैं, और आपको थोड़ी भी चिंता नहीं लगती, लज्जा नहीं लगती जब आप विदेश में जाते हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गत 9 वर्षों में आपने अभ्यास देखा है, हर किसी ने अपने अपने रूप से दिखाया है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट विश्व में हो रहा है। हर एक विश्व का लीडर भारत को अपना दोस्त बनाना चाहता है, भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और तभी आप एक शहर या एक देश में जाके भारत के खिलाफ भारत की निंदा करते हैं। यही आपकी फ्रीडम फाइट की ये सारी खून जो आपके परिवार का था, जिनको हम सब सम्मान रखते हैं। 25 जून को अभी इतने साल हुए इमरजेंसी में, मेरा भी परिवार 1.5 साल जेल में था। वो कहां गया? वो नफरत की सौदागरी नहीं की थी कि जो युवा इस देश में आवाज उठाएगा तो उसको जेल में भेजा जाएगा। ऐसे अनगिनत तथ्यों के साथ परिवार ने अपने परिवार के साथ क्या क्या किया है, इस रूप से हमने एक खत लिखा और हम पूछना चाहते हैं, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान आप कह रहे हैं? आप तो पूरी तरह नफरत के सौदागर हैं। और आप जब से खुद सांसद बने, अभी तो वो खुद एक्स सांसद है, आप खुद सांसद बने, प्रधानमंत्री आपके परिवार से कोई हो नहीं पाया कुछ तथ्यों की वजह से। जो प्रधानमंत्री बने, जिनको हम सम्मान करते हैं, उनका ऑर्डिनेंस आप फाड़ के फेंक देते हैं, तो आप खुद को सुपर पीएम समझते हैं। तो ये आपने, ये मोहब्बत की दुकान थी आपकी। आपके यहाँ ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिनको बाथरूम से निकाला गया, बांधा गया। आपके ही प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 5 साल प्रधानमंत्री बने, श्रीयुत नरसिम्हा राव, जिन्होंने देश की बागडोर संभाली थी, उनके मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? आप ये सब छोड़िए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, हमारे वो पिता, राष्ट्रपिता जैसे महात्मा गांधी है, हमारे सारे विचारों के, हमारे संविधान के वो पिता है। उस संविधान के पिता के साथ राजनीतिक कितनी सारी इन्होंने नफरत की सौदेबाजी की थी, कितनी सौदागरी की थी, चुनाव हरवाया। 1990 में उनको मिला भारत रत्न। परिवार को तो सबको भारत रत्न, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वही, वो कहते हैं कि आप लोग पुरानी बातों को देखते हैं, रियर व्यू मिरर में देखकर सरकार को चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग पुरानी बातों को देखते हैं, रियर व्यू मिरर देख के सरकार को चला रहे हैं। ऐसी अनगिनत बातें हम सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, तथ्यों को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश की ताकत, मेरा सवाल है, भविष्य इतना आगे जा रहा है, और ये जो युवा हैं, अभी भी 55 साल के जो कांग्रेस के युवा नेता है, उनको एक बार भी लज्जा नहीं लगी कि आप विश्व में भारत को हर कोई अपना उत्साह रूप से, मेरी आवाज मिल रही है आपको, अपने रूप से आगे बढ़ा रहा है। उस भारत के खिलाफ, उस भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप अमेरिका में जाके ऐसी बातें करती हैं, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे नफरत के सौदागर को मोहब्बत की दुकान के बारे में कुछ कहना चाहिए। पूनम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? जी, मेरा सवाल है, वो कहते हैं यही पुरानी बातों को आप याद करते हैं, रियर व्यू मिरर में देखकर सरकार को चला रहे हैं। यही तो कांग्रेस, राहुल गांधी रियर व्यू मिरर पे गांधी परिवार सरकार को चला रहा है, गांधी परिवार अपना परिवार चला रहा है। कांग्रेस वैसे भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। ये पार्टी हर वक्त ये विचारों को लेकर, अहिंसा आपने देखा है। अभी राजस्थान में कितने सारे दलित परिवारों पे, उनकी सरकार है ना राजस्थान में, कितने सारे दलित परिवारों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनकी केस नहीं ली जा रही है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत की दुकान है? इसको तो मैं कहूंगी ये नफरत की सौदेबाजी उन्होंने की हुई है। हर जगह नफरत फैलाना, ये परिवार में दर बदर, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते आ रहे हैं। रेयर व्यू मिरर, जब तक आप इतिहास नहीं समझोगे तो देश का भविष्य कैसे कोई समझ पाएगा? ठीक है, ये आपका पॉइंट है। जी, आप कह रहे हैं इतिहास को समझना पड़ेगा देश को समझने के लिए। जी, मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता नेता जुड़ रही हैं, राधिका खेड़ा। आपने पूनम महाजन को सुना, आपका रिएक्शन, वो कह रही हैं कि ये शेख चिल्ली की बात है, आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आपने तो नफरत का मेगा मॉल खो रखा है। उन्होंने एक एक करके सारे दंगे गिनवाए, फैक्ट्स गिनवाए।
लज्जा की यहाँ पे बहुत बात हो रही थी अमीश जी। मैं साफ तौर पे आपके चैनल पे, नेशनल टेलीविजन पे पूनम महाजन जी को कहती हूँ, आपको लज्जा नहीं आई जब देश की बेटियां, हमारी रेसलर्स वहां पे बैठी हुई थी और जब संसद का उद्घाटन हो रहा था उन पे लाठियां बरसाई जा रही थी? इस बात के लिए आप साथ खड़ी हुई थी, तब क्यों नहीं लिखा आपने मोदी जी को एक लंबा सा लेटर? तब क्यों नहीं लिखा जब अडवाणी जी का प्रधानमंत्री बनने का समय आया और मोदी जी ने उनको बनने नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आपके पिताजी को उन्होंने कैबिनेट से हटा दिया था, तो इतनी नफरत जो आपको उनके लिए थी तब बोलती, लिखते लंबा सा लेटर। अडवाणी जी ने कितना काम किया था, इन्होंने जिस तरीके से नफरत का काम करने की बात करी है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है बार बार घाव खुरेदने का काम करती है, इसीलिए जी। लेकिन आपने अपने बात को रखा, लेकिन मुझे लगता है पर्सनल एनेक्डोट नहीं लेके आना चाहिए। प्रमोद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और हम सब जानते हैं। ओके लेट दूसरे नेता के विषय में, एक हमारे वर्तमान के सांसद, एक हमारे पूर्व जी के बारे में कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है? और जहां तक महिलाओं की बात है, ये है चिन्मयी श्रीपदा का मामला आज तक FIR नहीं हुई है। अच्छा ठीक है पूनम महाजन में पूनम महाजन को, ये है जो खत लिखा है ना, ये सारे तथ्यों पे खत लिखा हुआ है। जो इस बारे में, लज्जा के बारे में बात कर रहे हैं, उनको मैं मैडम को कहना चाहती हूं, आप ये खत को पढ़िए। आप इसको रीबटल कब करना चाहिए? आपने इस खत में तथ्यों को लेके आप रीबटल करिए। आप मेरे पिताजी के बारे में बात करें, किसी के, इट डजंट मैटर, लेकिन आपको खुद किसी ने आके कहा था अडवाणी जी के बारे में, या कहीं तथ्यों में लिखा था? आप देखिए, इसलिए तो शेख चिल्ली बोला जाता है ना कि आप कुछ भी सपने देखते हैं, इन सपनों से और इन गलत सुलत किसी के भी पर्सनल अटैक से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस में गांधी परिवार पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स गांधी परिवार है, यही है। आप सारे राजनीति में हो, इसलिए आप पे सवाल किया जा सकता है, ये हमारा हक है। और जब आप प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में बोलते हो, देश में आप जो बोल रहे हो, आप डेमोक्रेसी है, अंडरस्टैंडेबल है, हम लड़ते हैं, लेकिन आप जब विदेश में जाके भी देश का नाम खराब करते हैं, तभी आपको लज्जा आनी ही चाहिए। जी राधिका, क्या आपको लगता नहीं है जो इतिहास के एनेक्डोट की बात करी पूनम महाजन ने, उसके विषय पर आप बात करें, अगर विषयांतर करेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा इसका? मेक योर पॉइंट राधिका। अमीश जी, इतिहास पे मैंने भी चर्चा करी तो चुभ गई, और ये ऑब्वियस की बात है, चुभेगी। कोई इंसान आज अपना अस्तित्व बनाने के लिए, राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए ऐसी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख रहा है क्योंकि उनको मोदी जी के सामने बहुत अच्छा बनना है ताकि इनका राजनीतिक अस्तित्व वापस खड़ा हो जाए। तो ये साफ तौर पे समझ आ रहा है जिन सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। मैं फिर बोलूंगी, अगर इनको इतनी ही देश की परवाह थी तो हमारी रेसलर बेटियां जब उनपे लाठियां बरस ली थी तो ये लंबा सा चिट्ठी लिखती। जब हमारे किसान आंदोलन पे बैठे थे तो इन्होंने कहा था कि अर्बन माओइस्ट उनसे आंदोलन करा रहे हैं, हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम अच्छा पूनम, कांग्रेस एक लाइन ले रही है कि तीनों सांसदों जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, राष्ट्र की, वो कह रहे हैं कि तीनों सांसद जो चिट्ठी लिखी है वो अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए आप ये कह रही हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को स्टेज वो दे नहीं पाए क्योंकि वो जानते हैं वो आके वहां पे भी अपनी मोहब्बत के नाम की नफरत की सौदेबाजी करेंगे, इसलिए ये हुआ है। इसलिए आपको इस पे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स मिल नहीं रहे। तो राधिका जी, आप इस पे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स ले पा रही है, इसलिए आपकी ये चिड़चिड़ है, मैं समझ पाती हूँ, और वो आपकी सही बात है। लेकिन आप ये सवाल मुझे पूछिए, किसानों के आंदोलन के बाद जिस रूप से किसानों के लिए हमने काम किया है, हमने करके दिखाया गत 9 सालों में। देखिए, इस देश में एक प्रकार की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आंदोलन होते हैं, लेकिन उनका सुनना और उनका काम करना ये भी सरकार का काम है। ऑर्डिनेंस तो फाड़ के फेंकते नहीं ना सुपर PM बन के। ठीक है, पूनम महाजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के अंदर अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। जी शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता के बाद आता हूं। आप काफी देर से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, 30 सेकंड। जिनकी हैसियत दिल्ली का वार्ड जीतने की नहीं है, नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाती है, वो हमारे 2 बार की सांसद को जब ऐसी बात बोलती है, मैं चुनौती देता हूं। ये चिन्मयी श्रीपदा आरोप लगाया है, 17 बलात्कार और 17 शोषण का मामला है उस व्यक्ति पर, डीएमके की। देखिए, अब मेरी बात को क्यों म्यूट किया जा रहा है? मेरी बात को क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? नहीं, डबल आवाज जाएगी, कैसे जाएगी बात? डबल आवाज जाएगी। इतना वो चिल्ला रही थी जब हमारी सांसद बोल रही थी, तब अमीश जी आप तय कर लो, या तो मैं बोलूं या तो वो बोले। आप अपनी बात को रखिए। क्यों महिलाओं के विषय में मैं नहीं बोल सकता? राजस्थान में वीडियो आया है कि एक बच्ची को दिन दहाड़े उठाकर बदमाशों ने कैसे अपहरण कर दिया, उस पर प्रियंका वाड्रा बोली ये चिन्मयी श्रीपदा दर भटक रही है। डीएमके की सरकार ने एक FIR नहीं की है इसके ऊपर जिसने अत्याचार किया है। 17 मामले शोषण के उस व्यक्ति के खिलाफ, जवाब ले लेते हैं, सरकार। एक सेकंड, और ये तीसरे वाले जो है,
आरजेडी के प्रवक्ता, देखिए उनको तो हर जगह ताबूत दिखता है, ताबूत दिखने वाले को टैबलेट कहां दिखेगा? वहां पर पुल जल समाधि ले लिया तो भ्रष्टाचार का वहां पे मॉडल नहीं दिख रहा, विकास का मॉडल दिख रहा है उनको। जहां पे उनका एमएलए बोल रहा है कि मुस्लिम लेट राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड। राधिका चिन्मय श्रीपदा पर बोले, मैं राधिका खेड़ा अगर तुम्हारी हिम्मत है या तुम्हारे नेताओं की औकात है तो चिन्मय श्रीपदा पर जिस तरीके की घटिया भाषा तुम इस्तेमाल करते हो तो बात करने लायक नहीं हो। जो तुम्हारी नेता की अगर हैसियत हो तो उसने ट्वीट करके बताया। आपने स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के विषय में क्या कहा? आपने अडवाणी जी के विषय में क्या कहा? कुछ नहीं मिलेगा, और आपने कुछ नहीं मिलेगा, पनौती को कुछ नहीं मिलेगा, चिल्लाते रहो। देखिए ऐसा है, अब ये हो गया झूठ का गुब्बारा फट जाएगा। इनका जो गुब्बारा है ना आपका, गुब्बारा तो कर्नाटक ने फोड़ दिया, साउथ इंडिया साफ, ठीक है, और ऐसे ही पूरे देश से निपट जाओगे, देख लेना। देखिए जवाब दे दूं मैं, इनके ऊपर साइलेंसर लगा दीजिए, निपटा रहा है, यही तो है ना, ऐसे ही इन्होंने सिखों को निपटाया, यही इनकी सोच है। जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हो हारे ही जा रहे हैं। जी ठीक है। अब राधिका 10 सेकंड बोल रहे, राधिका 10 सेकंड बोल रहे, राधिका 10 सेकंड। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, राधिका 10 सेकंड। अमीश जी मेरे को ना बहुत हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कह रही है राहुल गांधी शेख चिल्ली है, इस तरीके से इनके एमपी कोशिश कर रहे हैं। जी राहुल गांधी शेख चिल्ली है, बीजेपी जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं आपके शो पे। आवाज नहीं, कैसे आवाज आएगी? आप पहले नाम, आवाज नहीं आ रही आपकी, लगता आवाज नहीं आ रही। लेकिन अब मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर बताने वाला हूं व्यूअर्स, इसलिए थोड़ी देर के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी जानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पार्टी हाईकमान ने पंजाब में चुनाव से ऐन पहले सीएम बनाया था। लेकिन चन्नी कांग्रेस को चुनाव में जीत नहीं दिला सके और बुरी तरह से पार्टी हार गई। चुनाव हारने के बाद उन्हें ढेर सारा खाली वक्त मिला और इस दौरान उन्होंने एक बेहद अहम खोज की है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है। खास बात यह है कि चन्नी की रिसर्च का टॉपिक था, यह ध्यान से सुनिए बिल्कुल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अ स्टडी ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एंड इलेक्टोरल स्ट्रेटेजीज इन द लोकसभा इलेक्शंस सिंस 2004, यानी कांग्रेस पार्टी पर अध्ययन किया गया। आसान भाषा में समझे तो चरणजीत सिंह चन्नी ने 2004 में से कांग्रेस की दुर्दशा पर गहन स्टडी की और इस खोज में उनके हाथ जो तथ्य लगे वो कांग्रेस हाईकमान के लिए एक बड़ी किरकिरी है या फिर कहें तो रिकवरी भी है। चलिए अब ये भी सुन लेते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या आई हैं। चरणजीत सिंह चन्नी की रिसर्च के मुताबिक कांग्रेस का पतन चाटुकारिता की संस्कृति के कारण हुआ। उन्होंने पाया कि चाटुकारों के पास विशेष अधिकार है, जिसके चलते पार्टी उन पर निर्भर करती है। कांग्रेस में इस बीमारी के संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्यों की कांग्रेस इकाइयों में गुटबाजी बहुत चरम पर है। छोटे छोटे मुद्दे हाई कमान पर छोड़ने से लोकल लीडरशिप लगातार कमजोर होती गई। कांग्रेस के लिए चाटुकारिता शब्द गले की हड्डी की तरह है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से इस शब्द ने कांग्रेस को कई बार शर्मिंदा किया है। क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने यही आरोप लगाया था। कांग्रेस के अहम फैसले राहुल गांधी के चाटुकार लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुनील जाखड़ ने कहा था कि कांग्रेस में सिर्फ चुगलखोरों और चापलूसों की चलती है। सितंबर 2022 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी में बताता हूं क्या थी। इस चिट्ठी में अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी से कांग्रेस में दरबारियों और चाटुकारियों को पद न देने की अपील करी थी। अब चरणजीत सिंह चन्नी की रिसर्च ने कांग्रेस के चाटुकारिता वाले चैप्टर को फिर से खोल के रख दिया है। बहरहाल बात रिसर्च वाली निकली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि इसी साल बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने इच्छा जताई थी कि भारत के सियासी हालातों की हार्वर्ड में स्टडी होनी चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आज आपको फिर सुनना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पर यह रिसर्च फरवरी 2016 में हुई थी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में चरणजीत सिंह चन्नी की रिसर्च पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, लेकिन अगर उनके दावे सही हैं तो कांग्रेस को इस चाटुकारिता वाले वायरस से जल्द निजात पानी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा नेताओं तक सभी इस चाटुकारिता वाली संस्कृति से परेशान हैं तो कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन शहजाद पूनावाला आपका एक रिएक्शन लेता हूं इस स्टडी के ऊपर, कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है अभी डॉक्टर चन्नी ने जो पोस्टमार्टम किया है तो कांग्रेस क्यों शव अवस्था में जा रही है उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, यानी आर पार में इतना ही। उम्मीद है आपको आपके हर सवाल का जवाब मिला होगा, लेकिन 24 की लड़ाई भयंकर होने वाली है। नमस्कार।